तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जी हाँ साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कल के जो हादसे में हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत साहब के जो दुखद निधन हुआ उसके लिए शोक व्यक्त करता हूं और उन्हें हमारे तमाम साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि जो देश सेवा के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य में लगे थे। कल अचानक एक विमान हादसा में उनकी जो मृत्यु हुई, जिससे हम सभी जो हैं काफ़ी सदमे में भी रहे। जिन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी और देश के लिए सैन्य विकास और जो नए जो आयाम हैं उसके लिए जो अपने देश सेवा के लिए समर्पित भाव से लगे थे और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे थे। तो ऐसे जो सिपाही हैं सच्चे देश के, जो देशभक्त हैं, उनका हमारे बीच से चले जाना वाकई में बहुत ही दुखद है। तो हम सभी सच्चे मन से उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जिनके बदौलत हम लोग घर में सुकून से रह पाते हैं। सीमा की सुरक्षा, अभी पाकिस्तान चीन जो बॉर्डर की सुरक्षा, आप सोचिए हम लोग यहाँ अपने घरों में कितने शांति से रह के रात में सो पा रहे हैं और दिन में देश सेवा में लगे हुए हैं हम लोग भी, और आर्थिक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे साथी का जो हादसे में मृत्यु होना निश्चित तौर से हम लोग को बहुत ही झकझोर दिया, अकल्पनीय था। और भगवान की नियति के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी श्रद्धांजलि और उनके जो महान कार्य को याद कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको उच्च स्थान प्रदान करे और उनके आत्मा और उनके परिवार वालों को शांति के साथ साहस प्रदान करे और उनको संभाले। तो आप सभी साथियों के लिए आज जो सेशन लेके आए हूँ रिकॉल क्वेश्चंस का, और जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ, तो सोचिए अभी हम लोग 3 या 4 सेशन कर चुके हैं जिनमें रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा की है। 3, ये शायद चौथा सेशन होगा। तो इस रिकॉल क्वेश्चन से आपको इतनी सारी चीजें पता चलती हैं कि आप किस और तैयारी करेंगे, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। और फायदा ये होता है कि अगर रिकॉल क्वेश्चंस को आप तैयार कर पाते हैं तो हूबहू सवाल आपके एग्जाम में भी वो सवाल आ जाते हैं। तो जरा सभी साथी जरा एक बार चैट बॉक्स में 1-2 साथी जरा कमेंट करके बता दें मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बढ़िया तरीके से, और आप लोग सेटल हो गए डायरी वगैरह पेन वगैरह लेके। तो फिर हम लोग जो हैं ये सेशन जो है स्टार्ट करेंगे और सवालों पे चर्चा करेंगे। तो मेरी आवाज़ पहुंच रही है? विश्वमूर्ति जी, धर्मराज जी, अरविंद जी, बहुत बढ़िया। और भी साथी, अच्छा, बहुत अच्छे, काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेता हूं, जो ये स्केल 1 टू स्केल 2 की बात कर रहे हैं। और पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है। सवाल क्लियर तरीके से दिख रहा है आशीष जी? बहुत बढ़िया। चलिए, इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा गया। ऑप्शन है 2, 3, 7, 50। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए पूछा गया है कि इन्हें पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, ये पूछा गया है। तो आप लोग जरा कमेंट करके भी बता दीजिए तो आप लोग की तैयारी हो जाएगी। वैसे सवाल कैसे सवाल आए थे, अभी 5 दिसंबर, देखिए 5 दिन भी नहीं हुआ है। अरविंद जी, विपिन जोशी जी, बहुत बढ़िया। और ये सवाल आया था। दरअसल एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें मिनिमम जो मेंबर होंगे वो 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 7 होने चाहिए। और जो मैक्सिमम जो नंबर है वो जरा कमेंट करके बताइए, मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर की जो है, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की पूछा जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो मैक्सिमम नंबर है वो अनलिमिटेड रहेंगे, वो अनलिमिटेड रहेंगे।
और मिनिमम डायरेक्टर, अगर मिनिमम डायरेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की पूछी जाए तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे, मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, मिनिमम डायरेक्टर जो है 3 होंगे। तो ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए से जुड़ा हुआ सवाल था। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम शेयर होल्डर 2 होते हैं और मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं और मैक्सिमम डायरेक्टर कोई लिमिट नहीं। और मैक्सिमम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनमें मेंबर बताइए मैक्सिमम कितने होंगे? जो रिस्ट्रिक्शन अभी कर दिया है वो हो गया है कितना? टाइप करके बताइए जरा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 50। यस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर जो है अनलिमिटेड है और मिनिमम 7। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम शेयर होल्डर हैं वो 2 होंगे और मैक्सिमम जो है अभी 50 कर दिया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 पूछा गया, व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। तो ये जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ जो भी कंपनीज हैं, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उनकी जो है ये दायित्व तो बनता है कि समाज में रहने के लिए वो कॉर्पोरेट के तरीके से कुछ अपने उनके दायित्व होनी चाहिए। जैसे समाज सेवा जिसमें बोलते हैं, किसी को खाना खिला देना। अभी आप लोगों ने काफ़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है आपने जो दायित्व निभाया होगा। जब लॉकडाउन के समय बहुत सारे साथी अपने अपनी जगह में खाना खिलाए हैं, कई साथी पानी दिए हैं, कई साथी चप्पल दिए हैं, कई साथी कप पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने दिया हुआ है। तो ये जो परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज, और ये व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ये एक्चुअल में 3% ये है, लेकिन अभी थोड़ा क्लियरेंस नहीं है। एक बार पॉलिसी देख लूंगा मैं और फिर आप अपने अपने जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है आपकी उसमें भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट है, 3% के आसपास है ये। तो फिर भी मैं इस सवाल को क्लियर कर दूंगा, लेकिन टॉपिक बताने से क्या होगा कि आप अपने जाके अपनी पॉलिसीज में एक बार भी देख लीजिएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सवाल नया टाइप का सवाल आया था, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 3। यहाँ पर सवाल नंबर 3 पूछा गया, आरटीजीएस में टी क्या होता है? आरटीजीएस में टी क्या होता है, ये सवाल पूछा गया। अब आप बताइए आरटीजीएस में टी क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, समझ लीजिए। लेकिन आजकल फुल फॉर्म इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म के लिए क्या पूछा जा रहा है कि कोई जो फुल फॉर्म पूछता है उसमें से एक वर्ड जो है उस लेटर का उसका फुल फॉर्म पूछता है। तो टी स्टैंड इन आरटीजीएस, तो वो है टाइम। यस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है उसका मतलब होता है कि एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एक एक एंट्री को, ईच एंट्री को फॉलो करता है, एक अकाउंट डेबिट तो एक अकाउंट क्रेडिट। तो आर का मतलब हो गया रियल, टी का मतलब टाइम, जी का मतलब ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए जो मिनिमम जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, जरा फटाफट टाइप करके बता दीजिए। तो जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 लाख होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, तब वो आरटीजीएस होगा। और आरटीजीएस के लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड क्या है बताइए, है ना। आरटीजीएस जो है उसके लिए अभी नए फेरबदल किए गए हैं। आरटीजीएस जो लागू किया गया है कि आरटीजीएस जो सुविधा 24/7 कौन से तारीख से इफेक्टिव किया गया है? ये आरटीजीएस जो सर्विसेज हैं 24/7 मतलब पूरा टाइम जो है आरटीजीएस हो सकता है। और इसका जो शुरुआत है वो कब किया गया है फैसिलिटी का, जरा टाइप करके बता दीजिए। यस, 14 दिसंबर 2000 जो है ये आरटीजीएस का टाइम। जो एक तो 19 में किया गया था, एनईएफटी भी किया गया था फुल टाइम ये, और 19 में 2019 में, और इसको किया गया था 2020 से, है ना। 16 दिसंबर है कि 14 दिसंबर है, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा आरटीजीएस का।
तो आरटीजीएस जो है इसका फुल फॉर्म हो गया टाइम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 4। ए चेक इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट। ये एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ है, सवाल पूछा गया चेक से जुड़ा हुआ सवाल कि चेक की परिभाषा जो है वो एनआई एक्ट के कौन से सेक्शन में है। तो एनआई एक्ट जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो डील करता है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट। और यहाँ पर चेक का डेफिनेशन जो होता है वो किया गया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। तो जो चेक है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जो खातेदार है बैंक को ऑर्डर करता है कि उसके धनादेश का भुगतान फला व्यक्ति को कर दिया जाए, उसको बोलते हैं चेक। तो इसके डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट 1881। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के बारे में पूछा गया कि रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा चेक, ऐसा धनादेश जहां पर उसका लिमिटेड यूज हो, उसका लिमिटेड यूज हो, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। लिमिटेड यूज हो मतलब जैसे एक चेक के दो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर कुछ उसमें निर्देश लिख दिया जाए तो वो होगा इस रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। जिस तरह स्क्रीन पर आप देखे और रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेसिमेन दिया गया है कुछ, जैसे दो पैरेलल लाइन में स्टेट बैंक लिख दिया गया और यहाँ पर अगर अकाउंट पे विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। उसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ऑन ए चेक कैन बी यूज टू लिमिटेड द यूज ऑफ चेक। लिमिटेड यूज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। इसको पर्टिकुलर उसी बैंक में ही जमा करेंगे। अगर ये चेक जहां पर स्टेट बैंक लिखा हुआ है वहां पर आप पंजाब नेशनल बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, इन HTTPS एस स्टैंड फॉर। फुल फॉर्म तो बहुत सारे आ रहे हैं, फुल फॉर्म जो है इतने फुल फॉर्म आए हैं कि पूछिए मत। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन HTTPS एस का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, सेंसर, सिक्योर एंड सेशन। तो HTTPS जो सिक्योर्ड साइड होता है उसमें एस लगा रहता है और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ना। क्या होता है वो, सिक्योर होता है, सिक्योरिटी तो होता नहीं है, वो होता है सिक्योर होता है। क्या होता है वो, सिक्योर होता है। तो यहाँ पर उसका सही उत्तर होगा सिक्योर। इस तरह के सवाल जो हैं आप पूछे जाते हैं कि जो फुल फॉर्म से जुड़े हुए सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज। देखिए मॉर्गेज से जुड़ा हुआ सवाल चेंज हुआ है। पिछले साल हमेशा एक सवाल पूछा जाता था, क्या है, इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में सवाल पूछा जाता था। लेकिन अभी जो सवाल पूछा गया व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज। क्योंकि मॉर्गेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। इसमें से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं मॉर्गेज से। काफ़ी किस्म के मॉर्गेज हैं, सिंपल मॉर्गेज होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होते हैं, यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। और जो मॉर्गेज की परिभाषा है अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दिया गया है। मॉर्गेज की परिभाषा क्या है, अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ऋणी है या उधार गृहता है इस उद्देश्य से अपनी प्रॉपर्टी बैंक में दे देता है कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए ये प्रॉपर्टी आपके पास है, और जब मेरा लोन चुकता कर दूंगा तो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दीजिएगा। तो ये जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है वो मॉर्गेज होता है। मॉर्गेज का मतलब, मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट in a specific immovable property to secure a loan. Transfer of interest in a specific जो आपका प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू सिक्योर ए लोन। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में सिक्योर करने के लिए, जो लोन को सिक्योर करना है, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी को हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉर्गेज में पूछा गया इंग्लिश मॉर्गेज। तो इंग्लिश मॉर्गेज का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है
ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में ट्रांसफर कर दी जाती है, और जब लोन चुकता हो जाएगा तो उसमें एक एग्रीमेंट रहता है कि फिर से ये प्रॉपर्टी जो है बोरोवर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यस, किसी साथी ने लिखा है, हमारे क्रिस तिवारी जी लिखा है, बहुत बढ़िया। आनंद वर्मा जी ने लिखा भी है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है ये? व्हाट इज इंग्लिश मॉर्गेज? एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जिस तरह हम इक्विटेबल मॉर्गेज को पढ़ते थे ना, इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है? जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, टाइटल डीड को डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो इक्विटेबल मॉर्गेज हो गया। ठीक, उसी तरह इंग्लिश मॉर्गेज का आएगा तो क्या लिखिएगा? एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या लिखिएगा? एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब जैसे एक और ट्रांसफर होता है कि जिसमें यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज होता है। वो मॉर्गेज क्या होता है कि जो बैंक के पोजीशन में आ जाता है, उसका जो हाउस बिल्डिंग है, और बैंक के पोजीशन में आने के बाद उसमें से उसके रेंट में से उसका लोन रिपे होता है, उसको बोलते हैं यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज। पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी विद द मॉर्गेजी, लोन इज रिपेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के इनकम से अगर लोन पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं, उसको यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज। और इंग्लिश मॉर्गेज के लिए सवाल पूछा गया तो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज। चलिए, अब फिर से ये सवाल आया फुल फॉर्म का। इतने फुल फॉर्म आते हैं भाई साहब कि पूछिए मत। देखिए, फुल फॉर्म पूछा गया है यूएसबी का फुल फॉर्म, फटाफट टाइप करके बता दीजिए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा। एक बैंक शाखा के रूप में कार्य करता है यूएसबी, है ना, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन आया तो बैंकों में एक नई क्रांति आई। बहुत सारे ये समीर जी ने लिखा है अर्निंग बाय पोजीशन, बहुत बढ़िया। यूसुफ्रुक्टरी बैंक कैन टेक रेंट, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। क्या होता है? अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। तो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच ये है कि जहां पर जनसंख्या आसपास के गांव में 1500 से 2000 की जनसंख्या होती है, तो गांव में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है। आप सोचिए कि जहां पर भी हमको पूरे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं देना है, तो अगर एक बैंक जो 25 विलेज के साथ लिंक्ड है, सभी बैंक लोगों को सेवा न दे पाएगी। इसके लिए जहां पर 2-2 गांव हैं या 1500 से 2000 की जनसंख्या है, वहां पर एक अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच बनाया गया, जिसके माध्यम से जो बीसी हैं वो बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। आगे भी इस पर कार्रवाई चल रही है, उनके सशक्तिकरण के बारे में भारत सरकार की योजनाएं बन रही हैं। अभी तक तो खाता खोलते थे, सर्विसेज देते थे और रिकवरी करते थे, अब लोन के जो हैं योजनाएं उनके द्वारा विस्तारित की जाएंगी। तो ये इसमें बढ़ावा जो है आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अरे वाह, ये भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? यूएसएसडी का फुल फॉर्म, यूएसएसडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अभी देखिएगा आप, डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत बढ़ावा हुआ है, आया हुआ है ना। तो जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़े हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े हैं, तो इस जो क्रम में ना, ऐसे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में सभी लोगों के खाते खुले हैं, तो आप सभी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन नहीं होगा, लेकिन ऐसे जो हमारे ग्राहक हैं या नागरिक हैं जिनके पास ऐसे फ़ोन होंगे जिनमें एसएमएस के माध्यम से उनकी बैंकिंग करनी है, तो उसके लिए ये सर्विस दिया गया है और उसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसमें *99# के माध्यम से लेन देन किए जाते हैं और रिस्ट्रिक्शन है 5000 का, तो ये इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल है प्लेज से जुड़ा हुआ। तो प्लेज इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट पूछा गया। प्लेज का डेफिनेशन जो है कौन से एक्ट में है, ये पूछा गया। तो आप देखिएगा, जो चार्जेस ऑन सिक्योरिटी है वो एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी बैंक में हम लोग लोन जो विस्तारित करते हैं,
तो लोन विस्तारित करते हैं, जो सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो, कोलेटरल सिक्योरिटी हो, ये सारे सिक्योरिटी होते हैं। ये सिक्योरिटी जो होते हैं उनमें हम चार्ज क्रिएट करते हैं। तो जैसे जैसे टाइप होते हैं वैसे वैसे चार्ज क्रिएट होता है। तो वो चार्ज क्रिएशन जो होते हैं उस पर सवाल तो आने ही आने हैं। तो प्लेज के डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? प्लेज इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहाँ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका डेफिनेशन है। अब प्लेज क्या है? प्लेज इज ए बेलमेंट ऑफ गुड। अगर कोई अपने गुड्स को लाके बैंक को दे देता है, क्या होता है कि एक चार्ज जो क्रिएट होता है, चार्ज में क्या क्रिएट होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है, चार्ज मतलब बेसिक तरीके से अगर चार्ज को समझेंगे तो लियन, प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, असाइनमेंट, ये सारे चार्ज हैं। अब चार्ज में क्या होता है? जो भी सिक्योरिटी में हम चार्ज क्रिएट करेंगे तभी तो, अगर लोन चुकता नहीं हुआ तो उस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसको हम इनकेस करेंगे और वो हमारे लोन की वसूली करेंगे। तो वो चार्ज जो होते हैं, जैसे प्लेज है, ये कुछ चार्ज होते हैं फिक्स चार्ज होते हैं, कुछ होते हैं फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। तो प्लेज में है कोई गुड्स ला के दे दिया तो ये फिक्स चार्ज हो गया। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जैसे जैसे सिक्योरिटी बदलती रहती है वैसा वैसा चार्ज बदलता रहता है। जैसे स्टॉक हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, दुकान है, गोडाउन में सामान है, ये सब चेंज होता रहता है। और एक होता है पारी पासू चार्ज। पारी पासू चार्ज भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। अभी शायद 5 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें भी पारी पासू चार्ज जो है, पारी पासू चार्ज के बारे में पूछा गया था। सवाल मेरे सामने है, बहुत सारे सवाल हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चार्ज से जुड़ा हुआ जो है वो काफी सवाल पूछे गए थे। अब ये जो हम बात कर रहे थे, पारी पासू चार्ज क्या होता है? अगर एक से ज्यादा बैंक लोन देते हैं तो वहां पर जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पारी पासू चार्ज। और वो उनके जो सेल प्रोसीड्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, वो उनके लोन के जो पोर्शन में होते हैं उसको बोलते हैं पारी पासू चार्ज। तो पारी पासू चार्ज, लोन गिवन बाय मोर देन वन बैंक अंडर कंसोर्टियम फाइनेंस, द सेल प्रोसीड्स ऑफ ए सिक्योरिटी will be distributed on the bank in the proportion of their outstanding। सपोज करिए 100 करोड़ का लोन दिए, 3 बैंक मिलके दिए। पंजाब नेशनल बैंक अगर वो उसका लीडर है, लीडर बैंक है, तो जो उनमें जो चार्ज क्रिएट होगा पारी पासू चार्ज, अगर मान लीजिए खाता एनपीए हुआ तो 100 करोड़ में से, मान लीजिए अभी नहीं सॉरी 500 करोड़ में से अगर 100 करोड़ अभी बचा है, तो 100 करोड़ में जो जो बैंक में जितना जितना आउटस्टैंडिंग है उसके आधार पर उनको जो है चार्ज क्रिएट, उसमें जो डिसबर्समेंट होगा, पेमेंट होगा, उसका रिकवरी होगा, वो इस आधार पर होगा। तो प्लेज इज डिफाइंड इन विच एक्ट? प्लेज जो है 172 एक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होगा। और प्लेज का मतलब क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि कोई हितग्राही आके अपना सामान दे दिया बैंक को और बोला बाबू साहब इसको रख लो, जब तक मैं कर्जा नहीं चुकाता ये आपका है, मेरे लोन को सिक्योर करने के लिए। प्लेज में एक मुख्य बात ये होती है कि प्लेज में उस जो सामान हमको दिया है उसका मालिक वो ग्राहक होता है, लेकिन वो हमारे पोजीशन में होता है। प्लेज का ये महत्वपूर्ण एक अंतर है। प्लेज का मतलब क्या है? जो गुड्स हमको दिया गया वो हमारे पास रहता है, हम रखे रहते हैं प्लेज में, और उसका मालिक जो है कस्टमर होता है। और हाइपोथिकेशन में क्या होता है? उस गुड्स का मालिक भी कस्टमर होता है और वो उसके पास भी होता है, तो वो होता है हाइपोथिकेशन। तो प्लेज में बेसिकली ये अंतर है। और प्लेज में रखी हुई चीज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम बेच सकते हैं। नोटिस दे दीजिए ग्राहक को और उसके बाद बेच दीजिए। चलिए अब अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। ये एक मशीन ऐसा है जो कैश भी डिपॉजिट करता है और कैश विड्रॉल भी करता है। ऐसे मशीन को क्या कहते हैं? ये भी नया टाइप का एक सवाल है। ये मशीन इन ए सेल्फ सर्विस टर्मिनल दैट लेट्स यू मेक द डिपॉजिट्स एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन बाय द कैश। एक मशीन है, हाँ, जो है कि कैश जमा भी करता है और कैश जो है निकासी भी करता है, रिसाइकिल करता है। एक हिसाब से वो देखिए रिसाइकिल करता है। एटीएम में आपने ऐसे मशीन देखे होंगे कि जहां पर एक कैश जमा भी लेगा और कैश जो है पेमेंट भी लेगा, उसको बोलते हैं क्या? सीडीएम मशीन। क्या बोलेंगे उसको? कैश
डिपॉजिट मशीन, कैश डिपॉजिट, सीडीएम मशीन बोलते हैं, सीडीएम मशीन बोलते हैं, जहां पर डिपॉजिट भी होता है और वही जो है पेमेंट के तौर पे भी होता है, तो उसको बोलते हैं सीडीएम मशीन। चलिए, तो ये सवाल जो है आपका मशीन वाला ये नया है, और आज जो है 10 सवाल मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, तो अपनी क्षमता को पहचानिए और उस पर भरोसा करिए, और मैं यकीन करता हूँ आप सभी पर, आप अपने लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अपने पोटेंशियल को पहचानिए आप, और अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। कई साथी बोलते हैं सर मैं पास हो पाऊंगा क्या, पास नहीं हो पाऊंगा क्या, लेकिन आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। जब अपने ऊपर अविश्वास कर रहे हैं तो कैसे पास हो पाएंगे। अभी और सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो मैं स्क्रीन पर सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आप चाहो तो नोट कर सकते हो वो सवाल, हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। अगर आप लोग एग्री हैं तो 10-12 मिनट या 15 मिनट में आपके साथ हूँ, जरा कमेंट करके बता दीजिए। 15 मिनट है, आपको नोट करना होगा, बाकी स्क्रीन पर सवाल नहीं आएगा। अगर 5-6 लोग या 10 लोग हाँ करते हैं, यस करते हैं, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल ऐसे नए नए टाइप के सवाल आए हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो एक सवाल यहाँ आया था अभी, हाँ बहुत सारे साथी यस यस, सतीश जी यस। चलिए, तो हम लोग 15 मिनट आपके साथ हैं और कर लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल और पूछा गया था, देखिए इसमें एग्रीकल्चर लोन फॉर द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन है, वो एनपीए हो जाएगा अगर वो कितने क्रॉप सीजन जो है ओवरड्यू होगा, ये सवाल पूछा है, टाइप करके बता दीजिए। एग्रीकल्चर लोन मतलब ये सवाल तो बहुत रिपीट हो रहा है, तो आने वाले एग्जाम में भी यही सवाल आएगा। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन है तो वो एनपीए कब होगा, अगर वो ड्यू हो जाएगा कितने दिनों, कितने क्रॉप सीजन तक, तो 2 क्रॉप सीजन। बहुत बढ़िया। और एक सवाल पूछा गया कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा, फटाफट टाइप करके बता दीजिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक लिखा है व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएट इफ द सिक्योरिटी इज एलआईसी पॉलिसी, तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा अगर एलआईसी पॉलिसी जो है सिक्योरिटी के तौर पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एलआईसी पॉलिसी के रख के अगर आपको लोन दिया जाता है तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे। बहुत बढ़िया, ये है आपका असाइनमेंट। अगला सवाल है यूनियन रिवार्ड पॉइंट लिखा है, यूनियन रिवार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, तो जो रिवार्ड पॉइंट लिखा है कितना होता है, और किसी एटीएम कार्ड के बारे में पूछा गया है, तो रिवार्ड पॉइंट पूछा गया, ये तो नहीं पता है, तो देखना पड़ेगा आपका, है ना। कितने रिवार्ड पॉइंट्स आते हैं, मतलब आप देखिएगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको रिवार्ड पॉइंट कैसे मिलते हैं, कि अगर 100 रुपये खर्चा किए तो कितना रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, शायद 100 रुपये के खर्चे पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, तो वो काट काट के हिसाब से ये रिवार्ड पॉइंट्स की बात के लिए सवाल पूछा गया है। आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर बैंक क्या करती है, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना चाहती है, इसलिए रिवार्ड पॉइंट देती है। और रिवार्ड पॉइंट देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए देख रहा हूँ डेबिट कार्ड के लिए, तो डेबिट कार्ड के लिए अगर इंटरनेशनल शॉपिंग डेबिट कार्ड है तो पर शॉपिंग पर 100 रुपीज़ के शॉपिंग पे 1 पॉइंट है। ठीक उसी तरह आपको अपने बैंक का ही देखिएगा कि ये जो है कितना पॉइंट जो है, कितने रुपए के खर्चे पर कितना रुपए पॉइंट। ये सवाल नहीं पूछा हरिमोहन जी, ऐसे सवाल ऐसा पूछा गया कि जो परचेस या जो करते हैं ना, उस परचेस पर कितना पॉइंट मिलता है, 100 रुपये पे 1 पॉइंट मिलता है कि 200 रुपये पे 1 पॉइंट मिलता है, ये है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल पूछा गया है कि CISO का फुल फॉर्म मांगता है, CISO का फुल फॉर्म पूछा गया। ये क्या है CISO का फुल फॉर्म, ये तो नया टाइप का फुल फॉर्म पूछा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CISO, तो क्या कोई साथी अगर भाग लिए होंगे तो देखिए क्या पूछा गया, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसा लिख रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर।
CISO का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब ये तो कंफर्म नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जैसा दिख रहा है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं आपके लिए कि करेंसी चेस्ट में अगर CCTV काम नहीं कर रहा है तो कितने रुपए की पेनल्टी होगी? फटाफट टाइप करके बता दीजिए कितने रुपए की पेनल्टी होगी। करेंसी चेस्ट में अगर इंस्पेक्शन के दौरान CCTV काम नहीं कर रहा है तो कितने रुपए की पेनल्टी होगी? यस, 5000 की होगी, 5000 की होगी, है ना। और ये जो है 10,000 रुपये वो उल्लंघन करने पर है, लेकिन CCTV है तो वो 5000 होगा। अगला जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है SLR इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? SLR के बारे में पूछा गया। बताइए, SLR के बारे में पूछा गया कि SLR की जो परिभाषा है वो कहाँ, कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट में दिया गया है? तो जरा SLR का लिख दीजिए, SLR की जो परिभाषा है वो कहाँ पर दी गई है? SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, जो भी बैंक होते हैं, पब्लिक का डिपॉजिट होता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में कुछ हिस्सा रखना होता है। और SLR की जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है? अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दिया है, जिसके तहत इतना रुपए रखना ही रखना है, उसके बाद ही जो है वो पैसा जो है लेंडिंग कर सकते हैं। और एक जो रखना होता है वो CRR के रूप में। आगे तो देख रहा हूँ CRR का भी सेक्शन पूछा गया है। मतलब SLR और CRR, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के जो मेन जो रेशियो हैं, इसीलिए इनको पूछा जाता है। तो SLR के लिए जो मैक्सिमम अपर लिमिट भी पूछा गया था कि अपर लिमिट कितना है मैक्सिमम SLR का, वो कितना है? 40%। और CRR का भी सेक्शन पूछा गया, कौन से सेक्शन में है? ये तो 42 ऑफ RBI एक्ट 1934 में इसकी परिभाषा है। तो CRR क्या है? बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है कैश के रूप में रखना होता है, मतलब नकदी रोकड़ रोकड़ के रूप में रखना होता है रिजर्व बैंक के पास, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और उसका परसेंटेज बता दीजिए CRR का भी वर्तमान में कितना चल रहा है, टाइप करके बता दीजिए आप लोग। और दूसरा एक होता है SLR, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखना होता है। और ये दोनों रखने के बाद ही आप जो है आगे जो हिस्सा जो है आप पब्लिक को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो CRR जो है 4% और SLR जो है वो अभी 18% है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा गया है कि वो जो NRLM में जो इंटरेस्ट सबवेंशन देता है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये सवाल पूछा गया। NRLM में जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिए जाते हैं, जो 3% एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिसमें प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करने पर, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? वो 250 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 256 है कि 250 है? 250 है शायद, है ना। तो ऐसे जो 250 जो सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए जो SHG को लोन दिए जाते हैं, ये सवाल पूछा गया था। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 250 है, 256 है ना, मुझे लग रहा है 250 होगा। और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का सवाल जो है, अगर 50,000 से ऊपर है तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का पालन करना पड़ेगा। तो ये भी देखिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का सवाल पूछा गया। और जो है व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ सेफ कस्टडी? तो सेफ कस्टडी के केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछा गया है। तो सेफ कस्टडी के केस में क्या होगा? सेफ कस्टडी मतलब कोई सामान जो है ना, सामान जो है वो बैंक के पास ला के रख देता है, आप सील पैक रखते हैं। तो सेफ कस्टडी के केस में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप होगा? तो बेली बेलर का रिलेशनशिप होगा सेफ कस्टडी में, है ना। और आगे देखते हैं। एक सवाल तो बड़ा
अच्छा सवाल पूछा गया है कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी is less than 10% of the outstanding, the asset is to be classified directly in which asset? Standard asset, substandard asset, doubtful asset, loss asset. अगर किसी खाते की, इसलिए आपको देखिए होगा हर महीने ना बहुत लिस्ट आता होगा आपके हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से, इसमें सिक्योरिटी डाल दीजिए, है ना, निगरानी करिए भाई सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो अगर किसी अकाउंट में उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से 10% की सिक्योरिटी, 10% जो है उसकी सिक्योरिटी कम हो जाती है 10% से, तो वो अकाउंट सीधे सीधे क्या कहलाता है, वो लॉस एसेट कहलाता है। वो अकाउंट जो सीधे सीधे लॉस एसेट कहलाता है। और यहाँ पर स्कीमिंग के बारे में सवाल पूछा गया। स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या है? तो ये सवाल पूरी तरह से समझ में नहीं आया इनका। स्कीमिंग क्या, जब सवाल पूछते हैं ना तो मैं जरा फिर साथी से भी पूछता हूँ। स्कीमिंग जो है ये वायरस से जुड़ा हुआ कुछ सवाल होगा, है ना, तो इसको जो है अलग से किसी सेशन में मैं बता दूंगा स्कीमिंग का। एक सवाल और पूछा पूछा है, देखिए, बीपीए में ए क्या रहता है? बीपीए, बीपीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। बीपीए का फुल फॉर्म पूछा गया, उसमें ए क्या है ना? बीपीएन, बीपीए मतलब बीपीए में जो उसका फुल फॉर्म पूछा गया, एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। बीपीए का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो उसमें से क्या पूछा गया? ए, है ना, पूछा गया ए। और एक सवाल तो पूछा गया, हाउ मेनी मिनिमम, मतलब जो मैंडेटरी लीव लेना है एक सेंसिटिव एरिया में जो काम करने वाला है, वो मिनिमम कितने दिन छुट्टी लेगा? वो मिनिमम छुट्टी लेंगे वो कितने दिन? अच्छा, एनपीए से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया। हाँ, जो मैंडेटरी लीव है वो 10 दिन का होगा। सेंसिटिव एरिया में क्रेडिट में काम कर रहे हैं और उसके लिए अभी तो आजकल सभी लोग ले लेते हैं मैंडेटरी लीव, है ना। अब है, क्या है ये सवाल, रूट कॉज विजिट इन एनपीए। ये सवाल समझ में नहीं आया। चलिए, और सवाल जो आया है वो देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के लिए कितने दिन का लॉकिंग पीरियड है? ये सवाल पूछा गया। कंपल्सरी, हाँ, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अगर दुर्घटना बीमा का लाभ ले, सॉरी, ये बीमा का लाभ लेने के लिए कितने दिनों का वो दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर मौत हो जाती है तो उसमें बीमा मिलता है। तो उसका टाइम है 45 डेज, उसका लॉकिंग पीरियड है 45 डेज। अगर सामान्य मृत्यु होती है तो ही 45, लेकिन दुर्घटना के तर अगर मौत होती है तो किसी भी समय कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो भी क्लेम मिलता है वो, अगर समझ लो खूब सारा दारू पी के भी मर गया तो भी मिलेगा, किसी कारणवश भी खत्म हो गए तो भी मिलेगा। लेकिन इसको सामान्य मृत्यु देखा जाता है। और जो अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो वो तुरंत में आपको होगा एक्सीडेंटल डेथ में। लेकिन अगर साधारण मौत होती है तो उसके लिए टाइम है 45। और कोई साथी बोल रहे हैं यूबीजीबी में 30 डेज है। 30 डेज, 30 डेज हो 30 गए। डेज है, वो पॉलिसी देख 30। लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 30 डेज ये कैसे हो सकता है? ये तो सरकार का नियम है। नहीं सर, हाल ही में सर्कुलर आया सर, हो गया है। आया है? अच्छा जी। ठीक है, देख लेंगे, हम देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सवाल आया है ये आया है अपने नेशनलाइज बैंक का, तो उसके आधार पर है। और एक आया है
एसटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए एसटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया, ये तो आप लोग सभी जानते हो कि बहुत सारे एग्जाम में आया था एसटीएम का फुल फॉर्म, कि एसटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी। सरफेसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, सरफेसी एक्शन लगाया जाएगा अगर बैलेंस किससे, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए सरफेसी एक्शन के लिए। और एक सवाल पूछा गया था बेसल के लिए, तो जो बेसल के लिए रिस्क एसेट, रिस्क वेट एसेट जो किए जाते हैं, वो उसमें कौन कौन से रिस्क शामिल किए जाते हैं। बेसल के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट किए जाते हैं, वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से रिस्क शामिल किए जाते हैं, तो क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क, ये सवाल पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया कि मिनिमम बेसल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है इन इंडिया, मिनिमम बेसल कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडिया में कितना है, सुचित्रा जी बहुत बढ़िया 9%। तो मिनिमम बेसल रिक्वायरमेंट कितना है, 9% है। और 2.50% जो है वो कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है। अच्छे समय में बैंकों को ये सलाह दी जाती है कि वो कुछ पूंजी बचा के रखें, तो इसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेटिव बफर। तो ऐसे करके करीबन 50 एक सवाल तो हैं यहाँ पर, अभी हमने कुछ डिस्कशन किए हैं। अब थोड़ा 5-1 मिनट आपके साथ हैं, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर हम लोग जो है कल से जरा बैंक वाइज जो है पॉलिसीज रिलेटेड, या मैं सोच रहा था कि कल जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी नए चेंजेस हुए हैं उस पर एक सेशन कर लें, क्योंकि 2 सेशन हम लोग 20-20 सवाल का कर चुके हैं, तो उस पर करेंगे और लगातार चलेंगे। आज बहुत सारी जो बैंकों की और भी वैकेंसीज वगैरह डिक्लेयर किए गए हैं, तो आप लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट करते रहिए, तो बड़ा शानदार रहेगा। तो अपनी क्षमता को पहचानिए और उस पर विश्वास करिए, आप देखिएगा आप अपने लिए एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो कोई साथी हमसे बात करना चाहते हैं, तो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी रोशन जी, वाह। रोशन जी कैसे उदास लग रहे हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। वाह ये हुई ना बात। बताइए बताइए। हाँ जी क्षितिज निगम साहब नमस्ते। हाँ जी क्षितिज निगम जी, माइक्रोफोन ऑफ ऑन कर लीजिए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए सर, आपका माइक्रोफोन ऑफ है, माइक माइक। हमारे सतीश जी भी आ गए हैं, जवान जय जवान जय हिंद। यस सर। हाँ जी सर निगम नमस्ते साहब सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर ये मेरे बेटे के नाम से है, बेटे का नाम क्षितिज है, ठीक है। ओके, मेरा नाम सर दिलीप निगम है सर। वाह। तो आपको सफलता क्षितिज की तरह मिले, है ना, बेहतरीन सफलता मिले, उसकी कोई सीमा ना हो। सर तो निश्चित। सेशन सर आज सर आपने ज्वाइन सफलता किया मिले है। नहीं मिले, लेकिन कम से कम ज्ञान तो बढ़ना चाहिए सर। हाँ, सफलता सफलता मिले या न मिले ये तो अलग बात है, ऑटोमेटिक मिलेगी सर। सफलता मिले या न मिले ज्ञान ये अलग बढ़ेगा तो बात सर। है। बोलिए बिल्कुल सर। बोलिए। हम्म, सफलता सर तो ऑटोमेटिक मिलेगी, ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए सर मैंने ज्वाइन किया आपको, और अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और अभी क्या अपेक्षा है बताइए जरा, हम आगे हम सेशंस करेंगे। अ, सर खासतौर से लेटेस्ट चेंजेस के सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लस कुछ पॉलिसी मैटर बहुत आते हैं सर, पॉलिसी मैटर आरबीआई के सर्कुलर, तो इन पे सर थोड़ा सा विशेष फोकस रहेगा, तो निश्चित रूप से एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। हाँ आप सही कह रहे हैं निगम साहब। अभी क्या हुआ है कि आईबीपीएस ने अपना तौर तरीका बदल दिया, और मैनेजमेंट का जरूर सर उन्होंने फीडबैक लिया होगा कि जो भी अधिकारी सर कर्मचारी हायर स्केल में जा रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, वो सारी क्या होता है पॉलिसी का ज्ञान उनको होना चाहिए। इसलिए भी देखा गया है बिल्कुल रेशियो 60% पॉलिसी से सवाल आता है, 30 to 40% बिल्कुल सर। जनरल बैंकिंग से सवाल आता है, और टेन सर परसेंट जो है वो करंट अफेयर से आते हैं। अगर 100 क्वेश्चन है आपके प्रमोशन एग्जाम में, तो उसमें से सर 60% क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इंटरनल सर्कुलर से आएंगे। और इंटरनल सर्कुलर से कौन से, क्रेडिट पॉलिसी से सर आएंगे, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन सर पॉलिसी से आएंगे, रिकवरी पॉलिसी से आएंगे, निश्चित।
कस्टमर ग्रीवेंसेस रेड्रेशल मैकेनिज्म पॉलिसी से आएंगे, सर्विस चार्जेस से आएंगे, HR पॉलिसी से सवाल आएंगे, फिर उसके बाद आपके जो है रिटेल लोन स्कीम से सवाल आएंगे, स्पेशल कैंपेन से सवाल आएंगे, और एक एक स्कीम्स के बारे में भी जो पॉपुलर स्कीम है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफी जो चेंजेस हुए हैं अभी IBPS के एग्जाम में, इसलिए आपने देखा होगा कि जो नंबर्स भी कम आते हैं, लोग काफी कम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं पिछले साल से देखा जाए तो कोई नहीं। बिल्कुल सही सर। चुनौती सामने है तो तैयारी भी उस हिसाब से होगी, है ना, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित होगी सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप हमेशा ऐसे बने रहिए। हम लोग बहुत सारे चीजें सवाल जो है हम लोग आने वाले समय में करेंगे और कॉन्सेप्ट के तौर पे करेंगे। हाँ जी जी। हमारे सुरेश साहब जी कैसे हैं? नमस्कार सुरेश जी, जगह हैं अभी तक? और हमारे सतीश जी, नमस्ते नमस्ते, आवाज आई। कैसे हैं बताइए? बस बढ़िया सर, आपका दुआ है सर। अब उसको बदल दीजिए, अब मैं पूछूंगा कैसे हैं तो आप बोलिए शानदार है सर, शानदार जबरदस्त सर, शानदार शानदार है बोलिए। जबरदस्त हूँ सर। क्या बात है, ये हुई ना बात। आप मेरे साथ रहेंगे ना साल भर तक तो जबरदस्त हो जाएंगे, इतना मैं दावा करता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि शायद अगला महीना होगा सर हमारा टेस्ट। अच्छा हाँ, अभी आपके लिए अगला महीना होगा, निकला लेकिन आप ये देखिए जितनी सारी चीजें यहाँ डिस्कशन भी हो रही ना, तो सर। वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। आप सोचिए जितने छोटे छोटे सवाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये सवाल हूबहू आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कंपैरिजन किया, 5 दिसंबर को कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम हुए, और कौन से एग्जाम हुए? वो सारे स्केल के एग्जाम हुए, सिर्फ क्लरिकल टू ऑफिसर को छोड़ के, मतलब स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये एग्जाम हुए। अब उसमें देखिए 40% सवाल रिपीट हुए हैं कैनरा बैंक का, और इसमें दोनों बराबर हैं। मतलब ये जो सवाल जो NPA वाला मैं बता रहा हूँ, 10% से लॉस असेसमेंट चला जाता, कैनरा में भी आया था, UBI में आया था। सरफेसी में 1 लाख रुपए से ज्यादा सरफेसी लगा सकते हैं, दोनों में आया था। और ये मतलब बहुत सारे सवाल आपके, वो बेसल वाला सवाल रिपीट हुआ था, और वो कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो सवाल आया था वो रिपीट हुआ था। ये STR से सवाल रिपीट हुआ था, और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये सारे सवाल रिपीट हुए हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है सवालों का। और आपके लॉगिन सेक्शन में मैं सारे सवाल अपलोड कर दूंगा। और आने वाले अभी देखिए सत्यम झा जी का भी एग्जाम है, और अभी जो कमिंग सैटरडे को और भी हमारे साथियों के एग्जाम है, तो उनके भी सवाल हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे खजाना आने वाले हैं, बशर्ते उन खजाने को हमको ठीक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। सत्यम जी बोलिए, कुछ मुस्कुराइए। मुस्कुराना जरूरी है ना? सत्यम जी को देखो, गेंदा गेंदा फूल जैसा है एकदम सत्यम जी। गेंदा फूल जैसा दिख रहा है। हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो वो मुस्कुराना है जिंदगी, वो मुस्कुराना है जिंदगी। अरे जीत गए तो भी मुस्कुराएंगे, हार गए तो भी मुस्कुराएंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। क्योंकि जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, तो अपने शरीर के बहुत सारी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, इसलिए जीने की आस नहीं रहती, इंसान निराश हो जाता है। और जब निराश हो जाता है तो बहुत सारे गलत कदम उठाता है। तो आपको निराश नहीं होना है, एक आस जगी होनी चाहिए, एक उत्साह जगा होना चाहिए, तभी जाके वो ठीक होता है ना? सत्यम जी ओवर टू यू। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, 100% सही। सैटरडे को एग्जाम है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो रेडी रहें, रिवीजन का टाइम आ गया है। जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, एक एक बार रिवीजन कर ले, मैं भी उसी में लगा हूँ। और सर बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ये बात है सर, 120 क्वेश्चन में 64 क्वेश्चन बैंकिंग और बैंकिंग टेक्नोलॉजी या फिर इससे रहेंगे, मतलब बैंकिंग से। रेस्ट जो है जितना क्वेश्चन 120 में 64 के बाद इंग्लिश, GK, मैथ सब कुछ ऐड कर रहा है। जस्ट लाइक IBPS का जैसे हम लोग प्री दिए थे, सेम वैसा ही है, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस लोग, मैं भी वही देख रहा हूँ। वो सब भी GK भी रहेगा 20 नंबर का, मैथ ही रहेगा, इंग्लिश भी 16 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सर आपके आशीर्वाद से बैंकिंग का सारा अप्रोक्स लगभग लग रहा है, इस बार थोड़ा सही जाएगा, अच्छा जाएगा।
ठीक है, देखते आप हैं क्या अपने होता है इंटरनल जो प्रोडक्ट हैं, सैटरडे जो को। पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, उनका क्या करिएगा कि जो भी लोन स्कीम्स हैं, जैसे हम्म। एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, रेंटल स्कीम, जो भी आपके स्कीम्स हैं, उनके 4-5 चीजें नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस, जैसे अभी आपके यहाँ गोल्ड लोन है तो उस पर सवाल जरूर आएगा। हाउसिंग लोन को अच्छे से देख लीजिएगा, व्हीकल लोन को अच्छे से देख लीजिएगा, जो पॉपुलर लोन स्कीम है उनको देख लीजिएगा। पर्सनल लोन में जो अच्छा नया स्कीम आया और आपके यहाँ जो कुछ नए स्कीम आए उनको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर अब ओके ओके इजाजत सर। दें तो फिर आज का बाकी सेशन सर, समाप्त करेंगे, है ना। सतीश जी कुछ बोल दीजिए, आप उदास लग रहे हो ना, मुस्कुराते नहीं दिख सर, हैं, नहीं दिख आप तो उदास नहीं है सर। बहुत बढ़िया, है ना। आप हाँ सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सीखने में मजा आ रहा शानदार। है, बताइए। हाँ जी सर। बस मजा आना चाहिए, बस सारी चीजें तो हासिल हो जाएंगी। इंसान मतलब आप सोचिए कि मंजिल के पीछे पड़े हैं, मंजिल के पीछे पड़े हैं, लेकिन सफर का मजा नहीं ले रहे। तो हम लोग यहाँ कम से कम सफर का मजा लेते हैं ना, मंजिल तो पहुंच मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। हाँ हाँ गुमराह जी तो वो सर। लोग हैं सर, जो पीछे निकले नहीं। हाँ सर, क्लास अटेंड करने से पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेरे को तो कुछ भी पता ही नहीं था। ओके। मैंने जब से आपके पास से क्लास लेनी शुरू की है तभी पता चला है कि सरफेस एक्ट क्या है या कुछ भी है। उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था सर। बहुत बढ़िया जी, ये तो अच्छी बात है। हमारे एक साथी ने सवाल किया है, हमारा इंटरव्यू 14 को है, कुछ मोटिवेट कर दीजिए। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें देखी जाती हैं। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक होता है आपका जॉब प्रोफाइल, एक होता है बैंकिंग नॉलेज, एक होता है आपका बैंकिंग नॉलेज सर करंट अफेयर्स। तो अभी ज्यादातर जो इंटरव्यू में देखा गया है, केवल जॉब प्रोफाइल पे सवाल पूछे जाते हैं। आप पिछले साल क्या कर रहे थे, पिछले 3 साल तक कौन सी ब्रांच में थे, आपने क्या काम किया, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रोल क्या है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, आप में खूबियां क्या है। एक सेशन आने वाले दिनों में रख रहे हैं ईसा जी, आप उसमें कनेक्ट हो जाइएगा, आप पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आप सभी साथियों की एक अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी कार्य कुशलता, अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी आनंद से रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें और तंदुरुस्ती के साथ कल अपना सारा कारोबार करें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू सर सर, गुड नाइट। सर बोलिए। ओके, सर थैंक यू सर। सर एक SBI का भी सेशन। जरूर 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 कर रहा हूँ, है ना। आप साथ ठीक में है जुड़े सर, रहिए बस, है ना। ठीक है सर।